इस हेलीकॉप्टर से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी था। मेरा मिशन नाकाम हो चुका था। मेरे दोनों कमांडो साथी शहीद हो गए थे। इसराइली हुकाम ने इंटेलिजेंस की एक ऐसी लड़की को मेरे सामने पेश किया था जो पंजाबी ज़बान रवानी से बोल सकती थी और लाहौर शहर की गलियों से भी वाकिफ़ थी। ये उनका बिछाया हुआ जाल था जिसमें हम फंस गए। अब मैं हेलीकॉप्टर को किसी जगह उतारकर रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए सहरा में फरार हो जाना चाहता था। मेरे बचाव की बजाय यही एक सूरत थी। मैं हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया ताकि ज़मीन का जायज़ा ले सकूं। अंधेरे में मुझे टीकरियों और मिट्टी के तोदों के उभरे हुए सायों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये हेलीकॉप्टर मुझे मौत के चुंगल से बचा कर भी लाया था और अब मेरी मौत का सामान भी बनने वाला था। मेरे कान फिजा में जेट लड़ाका तैयारे की आवाज़ पर लगे थे जो अभी तक सुनाई नहीं दी थी। इसकी वजह यही हो सकती थी कि फ़िज़ाइया का करीबी एयरपोर्ट वहाँ से दूर होगा, लेकिन इसराइली जेट लड़ाका तैयारा किसी वक्त भी मेरे सर पर पहुंचकर रॉकेट फायर कर सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को और नीचे ले आया। हेलीकॉप्टर आगे को झुका तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। किसी वक्त खजूरों के झुंड तेज़ी से गुजर जाते और मिट्टी की टीकरियाँ आ जाती। उसके बाद रेतला मैदान आ गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देख रहा था। कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था। इसराइली लड़ाका तैयारे किसी वक्त भी मेरे सर पर पहुंच सकते थे। मुझे जल्द अज जल्द हेलीकॉप्टर को छोड़ देना चाहिए था। रात की तारीकी को बादलों ने मजीद गहरा बना दिया था। एक टीकरी के ऊपर से निकलकर हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ आया तो तारीकी में मुझे दरिया का पाट नजर आया। दरिया ज़्यादा चौड़ा नहीं था, उसका दूसरा किनारा भी सामने ही दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में जो मंसूबा था उसे यही दरिया अमली जैमा पहना सकता था। मैं हेलीकॉप्टर को दरिया के वस्त में ले आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दरिया की सतह पर उतार दिया और इंजन बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर दरिया में डूबने लगा। मैंने कॉकपिट की खिड़की से दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का पानी ठंडा था। मैंने गोता लगाया और दरिया के अंदर ही अंदर तैरता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा। किनारे के करीब जाकर मैंने सर पानी से निकाला तो गरजता गर्राता एक जेट फाइटर दरिया के ऊपर से गुजर गया। यह इसराइली फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा ही हो सकता था जो मेरी तलाश में आया था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। खुदा का शुक्र है कि हेलीकॉप्टर दरिया में डूब चुका था। खामोश रात के सन्नाटे में दो रॉकेटों के कड़ाके गूंज उठे। जेट फाइटर ने सहरा में किसी जगह 2 रॉकेट फायर किए थे। मेरा इरादा किनारे पर आने का था, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया और दरिया में गोता लगाकर अपना रुख बहाव की तरफ कर लिया। इसराइली जेट सहरा में हेलीकॉप्टर को ढूंढ रहे थे। वो रॉकेटों के अलावा ऊपर से फायरिंग भी कर रहे थे। ऐसी हालत में यहाँ से बाहर निकलना अपनी मौत को आवाज़ देना था। मैं दरिया के पानी में अंदर ही अंदर इतनी देर तक बहाव के साथ बहता चला गया जब तक कि सांस ने साथ दिया। जब दम घुटने लगा तो सर बाहर निकाल कर गहरा सांस लिया और फिर गोता लगा लिया। यूं ही मैं दरिया के बहाव के साथ साथ काफ़ी आगे निकल गया, क्योंकि यह दरिया यकीनी तौर पर किसी इसराइली बंदरगाह में जाकर गिरता था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं जाए वकूफ़ से काफ़ी दूर निकल आया हूँ तो मैंने दरिया के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गुप्त अंधेरे में आसमान और ज़मीन एक हो गए थे। मैं दरिया की लहरों पर तैर रहा था और जितनी तेज़ी से तैर सकता था तैरते हुए किनारे पर चढ़ गया। मेरे कपड़े पानी में शराबूर थे। सर्दी लगने लगी थी। जहाँ मैं दरिया से निकला था ये नाहमवार रेतला इलाका था। कुछ फासले पर छोटे बड़े टीलों का सिलसिला मगरिब की तरफ चला गया था। मैं गीली रेत पर बैठ गया। मैंने अपनी जेबों को टटोल कर देखा। मेरे पास 6 हैंड ग्रेनेड, 1 साइलेंसर लगा पिस्तौल और 1 जहरीला कैप्सूल था। इसके अलावा 10-10 के नोटों की शक्ल में 50 इसराइली डॉलर थे जो गीले हो गए थे। मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया क्योंकि खोलने से उनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा था। हैंड ग्रेनेड मेरे लिए बेकार थे। जहरीला कैप्सूल भी अब मेरे किसी काम का नहीं था। मैं उन्हें दरिया में फेंकने लगा तो ख्याल आया कि हो सकता है कि उनकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मैं दुश्मन मुल्क में था। जहरीला कैप्सूल मैंने दरिया में फेंक दिया। उसकी वजह यह थी कि इस किस्म के कैप्सूल आम तौर पर जासूस अपने पास रखा करते हैं। रात अब ढलना शुरू हो गई थी। आसमान पर जो बादल छाए थे उनके अकब में पिछले पैर की फीकी और मध्यम रोशनी झलकने लगी थी। मुझे सुबह होने से पहले पहले किसी महफूज मुकाम में पहुंचना चाहिए था। मैं अभी तक खतरे की जद में था। वैसे भी ये खुला सहराई इलाका था और तलाश में निकले हुए जेट तैयारे या हेलीकॉप्टर मुझे दिन की रोशनी में देख सकते थे। मैंने मशरक की तरफ चलना शुरू कर दिया। रात भर की बारिश की वजह से रेत सख्त हो गई थी, जिस पर चलने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। चलते चलते मैं टीलों के सिलसिले के करीब आ गया। मेरा रुख मशरक की जानिब था। मेरा टारगेट उर्दन से मिली हुई सरहद थी। एक ख्याल ये भी ज़हन में था कि एक बार फिर नादिया के पास
यरूशलेम पहुंच जाऊं। यरूशलेम वहां से कितनी दूर था इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक यरूशलेम की सिमत ही जा रहा था। एक रेतले टीले की चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरी तरफ उतरा तो सामने संगलाख वादी नजर आई। सुबह काजिब की फीकी धुंध में दूर दूर दरख्तों के झुंड और कहीं कहीं बाहर को निकली हुई चटाखें दिखाई दे रही थी। आबादी का कहीं निशान न था। मैंने वादी में सफर करना शुरू कर दिया। आसमान पर अब तक कोई जेट फाइटर नमूदार नहीं हुआ था। अभी तक कोई इजरायली हेलीकॉप्टर भी मेरी तलाश में इधर नहीं आया था। चलने से मेरा जिस्म गर्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे कपड़े अपने आप सूखने लगे थे। जब मैं वादी के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। आगे फिर जमीन ऊंची होने लगी। यहाँ कोई पगडंडी भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि इधर से कभी कोई नहीं गुजरा। अचानक मुझे किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर जाकर ज़मीन हमवार हो गई। मैंने आगे नशेब में झांक कर देखा, एक ऊंट मेरी तरफ भागा चला आ रहा था। मैं फौरन ज़मीन पर एक तरफ हटकर लेट गया। ऊंट मुझसे कुछ फासले पर से गुजर गया। वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था और साथ ही साथ बिलबिला भी रहा था। ऊपर से होकर फिर वो नशेब में आ गया और दूर एक खजूर के दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा। अब मुझे रोशनी में एक बद्दू किस्म का आदमी दिखाई दिया जो ऊंट को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं ज़मीन पर पड़े पड़े ये मंजर देखने लगा। आखिर उस बद्दू ने ऊंट की नकेल पकड़कर उसे काबू में कर लिया। मशरक की तरफ दूर तक ऊंची नीची टेकरियां ही टेकरियां फैली हुई थीं। उनके दरमियान से एक जीप आती दिखाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये फौजी जीप ही हो सकती थी। मैंने अपना सर मजीद नीचे कर लिया। जीप तेजी से चली आ रही थी। जब वो खजूर के दरख्त के करीब ऊंट वाले बद्दू के पास पहुंची तो रुक गई। मैंने गौर से देखा, जीप में से एक खाकी वर्दी वाला आदमी बाहर निकला और बद्दू से बातें करने लगा। ये इसराइली फौजी था। ज़रूर वो मेरे बारे में ही इससे पूछगछ कर रहा होगा। मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर थे। ऊंट वाला रस्सा थामे एक तरफ रवाना हो गया। जीप भी आगे चल पड़ी। वो मुझसे काफ़ी फासले पर से होकर गुजर गई। ये जीप फौजी थी, इसका मतलब था कि वो जिस तरफ जा रहा था वहाँ आगे कोई फौजी पोस्ट थी। यह भी हो सकता था कि यह फौजी जीप सरा में मेरी तलाश में फिर रही हो और किसी दूसरी मिलिट्री पुलिस से आई हो, लेकिन मैं अपनी सिम तब्दील नहीं कर सकता था। मेरे पीछे दरिया और दरिया के पार मिसाइल स्टेशन का खतरनाक इलाका था। मुझे हर हालत में मशरकी यानी उसी सिमत को अपना सफ़र जारी रखना था जिधर से फौजी जीप आई थी। जब यह जीप मेरी निगाहों से ओझल हो गई तो मैं उठा और नशेब में तेज़ तेज़ चलता संगलाख वादी में आ गया। ऊंट वाला बद्दू जीप वाली पगडंडी से हटकर शमाल मगरब में वाक़े रेत के टीलों की तरफ चला जा रहा था। मैंने टीलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से फिजा में धूप की तपश बिल्कुल नहीं थी। मेरे लिए चलना आसान था। दिन की रोशनी में अब हर शय बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी। मैं इस रेतले रास्ते से हटकर चल रहा था जहाँ से अभी अभी इसराइली फौजी जीप गुजरी थी। ये सारा इसराइली इलाका था और यहाँ मेरे किसी हमदर्द मुसलमान अरब का मिलना करीब करीब नामुमकिन था। इसलिए मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। अगरचे मेरे कपड़े भी खाकी थे, ताहम मेरे कांधों पर कोई ऐसा निशान नहीं लगा था जो मुझे इसराइली फौजी का नायक या लांस नायक जाहिर करता था। 3 हैंड ग्रेनेड मेरी पतलून की एक जेब में और 3 दूसरी जेब में थे, जिनकी वजह से मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने ग्रेनेडों की ज़रूरत मुझे नहीं थी। मैंने रेत में छोटा सा गड़ा बनाया और 4 ग्रेनेड उसमें दबा दिए। 2 ग्रेनेड हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए काफ़ी थे। साइलेंसर और पिस्तौल मेरी पतलून की अकबी जेब में था। फिजा बिल्कुल खामोश थी। किसी वक्त ठंडी हवा का कोई झोंका मेरे जिस्म को थपथपाता हुआ गुजर जाता। मैं टीलों के करीब आ गया। जिस सहराई रास्ते से हटकर मैं चल रहा था उसके दोनों जानिब जगह जगह सहराई झाड़ियां उगी हुई थीं, जिनमें कहीं कहीं सहराई फूल नजर आ रहे थे। बादल यूं झुके खड़े थे जैसे बारिश फिर से शुरू होने वाली हो। सहराई रास्ता टीलों के दरमियान से होकर एक तरफ को घूम गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इन टीलों की दूसरी जानिब क्या है। इधर कोई मिलिट्री पुलिस भी हो सकती थी जो मेरी गिरफ्तारी और फिर अजियतनाक मौत की अलामत थी। मुझे अपने पीछे किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घूमकर देखा और सहरा में एक फौजी ट्रक मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैं तेजी से एक तरफ को झुककर दौड़ा और आग की ऊंची झाड़ियों के पीछे अपने आप को गिरा दिया। मेरा दिल धक धक करने लगा था क्योंकि ट्रक इसराइली फौज ही का था जिसको कैमोफ्लेज किया हुआ था। ट्रक करीब आ गया। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा छुपा उसे घूर रहा था। ट्रक की अगली सीटों पर 2 यहूदी फौजी बैठे थे। एक ट्रक चला रहा था, दूसरा खुली खिड़की पर बाजू रखे सिगरेट पी रहा था। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। वो गिर गिर की आवाज़ पैदा करता मेरे सामने से गुजर गया।
उसका रुख टीलों के दरमियान से गुजरती सड़क की जानिब भी था। अब मुझे यकीन हो गया कि दूसरी तरफ जरूर कोई फौजी पोस्ट है। क्या करूं, इधर जाऊं या ना जाऊं? अजीब मखमसे में फंस गया था। मैंने सोचा कि टीलों वाली सड़क से हटकर जनूब मशरक की तरफ चलना चाहिए। मैं झाड़ियों के पीछे से निकला और टीलों वाले सहराई रास्ते को छोड़कर इसके मुतवाज़ी 15-20 कदमों के फासले पर से जनूब मशरक की सिमत चलने लगा। मैं टीकरियों की भूल भुलियों में निकल आया। इन टीकरियों पर कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। इनके दरमियान से गुजरता चला गया। एक टीकरी की चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरी ढलान पर निगाह डाली तो मेरा दिल उछलकर मेरे हल्क के करीब आ गया। दूसरी जानिब कोई 2 फरलांग के फासले पर बैरक नमा फौजी पोस्ट की टीन की सब्ज छत नजर आ रही थी, जिसके सामने वही ट्रक खड़ा था जो थोड़ी देर पहले मेरे करीब से होकर गुजरा था। उसकी एक जानिब 2 फौजी जीपें भी खड़ी थी। बैरक के बरामदे में मुझे एक फौजी टहलता हुआ भी नजर आ रहा था। अस्टेन गन उसके हाथों में लटक रही थी। मैं दूसरे टीले की तरफ खिसकने ही लगा था कि मेरे अंदर कमांडो एडवेंचर की हिस्स बेदार हो गई। मैं इन टीलों, टीकरियों और संगलाक सहराई वीराने में ज्यादा देर तक भूखा प्यासा नहीं चल सकता था और कुछ मालूम नहीं था कि आगे कोई सहरा शुरू हो जाए जो मुझे ऐसे भूले भटके रास्ते से नावाकिफ मुसाफिरों को निगलने के लिए हर वक्त तैयार होता है। मेरे जहन ने एक स्कीम मेरे आगे रख दी। इस स्कीम का पहला लफ्ज मेरी मौत से शुरू होता था और एक कमांडो की हैसियत से मेरे लिए इस पहले लफ्ज में मौत की कोई अहमियत नहीं थी। देखना यह था कि क्या मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकता हूं। इसके लिए जुर्रतमंदाना कमांडो अटैक की जरूरत थी जिसके लिए मैं हर वक्त तैयार रहता था। मेरी नज़र उस जीप पर जम गई जो मिलिट्री पोस्ट के बरामदे के कोने के पास एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। यह सब्ज रंग की फौजी जीप थी। जीप बिल्कुल खाली थी। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मैं अपना कमांडो ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मिलिट्री पोस्ट पर संतरियों की नफरी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा एक सूबेदार रैंक का इसराइली अफीसर होगा और 4-5 सिपाही होंगे। इस किस्म की मिलिट्री पोस्टें सहराई इलाकों में अक्सर कायम कर दी जाती हैं जो रेजिमेंटल अफीसर के दरमियान राब्ते का काम करती हैं। मेरे लिए इस इसराइली मिलिट्री पुलिस की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक थी वो यहाँ का वायरलेस सेट ही था। कमांडो ऑपरेशन में सबसे पहले इस वायरलेस सेट को उड़ाना जरूरी था। मेरे पास जो 2 हैंड ग्रेनेड बाकी रह गए थे वो इस वक्त मेरे बड़े काम आ सकते थे। मैंने मिलिट्री बैरक पर नजरें जमा दी। मैं पोस्ट की नफरी का अंदाजा लगाना चाहता था। बरामदे में यहूदी सेंतरी हाथ में शार्ट गन लिए उसी तरह टहल रहा था। फिर 2 फौजी बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरे और अपने ट्रक में सवार होकर आगे निकल गए। पहले वाले सेंतरी ने उन्हें जोर से सल्यूट मारा था। दोनों इसराइली कमिश्नर्ड ऑफिसर थे। जब ट्रक मिलिट्री पोस्ट की हद से निकलकर टीलों में गायब हो गया तो गार्ड पर मौजूद सेंतरी ने एक बार फिर बरामदे की लकड़ी के फर्श पर टहलना शुरू कर दिया। बैरक के पहलू में एक टीन की छत वाला शेड सा बना हुआ था। उसमें से 2 सिपाही निकलकर बरामदे में आए और फिर बैरक के अंदर दाखिल हो गए। इस बैरक के ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे हो सकते थे। यहाँ असला भी यकीनन होगा। ये सब खदशात मेरी नज़रों के सामने थे। इसके बावजूद मैं अकेला इस इसराइली मिलिट्री पुलिस पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। ख्वाब नहीं देख रहा था बल्कि मैंने अटैक करने का फैसला कर लिया था। अपने प्लान के मुताबिक मुझे पोस्ट की बैरक की अकबी जानिब से आकर हमला करना था। मैं एक तरफ नीचे को खिसक गया। जब मैं जंगली झाड़ियों की ओट में आ गया तो मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। यहाँ गड्ढे भी थे। मैं उनमें से तेजी से गुजरता, चारों तरफ से चौकस और पीछे भी निगाह डालता। थोड़ी देर बैरक के अकबी हिस्से में आया तो देखा कि दूर से मुझे जो झाड़ियाँ नजर आ रही थी वो अंगूर की बेलें थी जिन्हें लकड़ी के खंभों पर छतरियां लगाकर चढ़ा रखा था। मैं झुककर एक जगह बैठ गया। इन अंगूर की बेलों के पीछे मट्टी के बने हुए 3 क्वार्टर नमा कमरे थे जिनके आगे सहन में एक फौजी काट पर बैठा मशीन गन के बैरल को तेल से साफ कर रहा था। मैं एक पल के लिए बिल्कुल बुत बन गया। मैंने सांस रोक लिया। ये मिलिट्री पुलिस के संतरियों के क्वार्टर थे। इनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी क्योंकि मुझे अभी तक कोई इसराइली औरत या बच्चा वहाँ दिखाई नहीं दिया था। एक जर्द रंग की भेड़ अंगूर की बेलों में से चक्कर लगाती मेरी तरफ आ गई और कम वक्त सीधी मेरे सर के साथ आकर टकराई। मैंने अपने सर को झटक दिया। ऐसा करने से मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकल गई जैसे किसी ने हल्की सी छींक मारी हो। इस आवाज ने सेन में बैठे फौजी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसने गर्दन घुमाकर अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ देखा।
मैंने अपने आप को तेजी से झाड़ी की ओट में कर लिया था। सिपाही मुझे दिखाई दे रहा था मगर वो मुझे नहीं देख सकता था। चूंकि यहाँ कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, इसीलिए इसराइली संतरी ने कोई खास ख्याल न किया। मैं जमीन पर खिसकता पोस्ट के ऑफिस के पीछे निकल आया। मैं यहाँ इसराइली सिपाहियों की नफरी का अंदाजा करना चाहता था। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मेरी जानिब ऑफिस की अकबी खिड़की जो बंद थी, बरामदे के फर्श पर फौजी बूटों की ठक ठक सुनाई दी। किसी ने हल्का सा कहकर लगाया। उसके बाद टाइपराइटर की टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो गई। एक बात तय थी कि यहाँ इस वक्त 4-5 से ज़्यादा फौजी नहीं है। मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा। मेरा प्रोग्राम सामने की तरफ जाकर हालात का जायजा लेने का था। मैं खिसकता खिसकता अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ आ गया। अचानक मेरे पीछे कोई कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने पलट कर देखा, एक कुत्ता मुझसे थोड़ी दूर मट्टी की एक ढेरी के ऊपर खड़ा मेरी तरफ देख कर भौंक रहा था। ये मेरी मौत का प्याम था। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैंने कुत्ते का निशाना लिया और टाइगर दबा दिया। ठक की आवाज़ पैदा हुई। गोली कुत्ते के सर में घुस गई और वो वहीं ढेर हो गया। मगर उसकी आवाज ने उस इसराइली संतरी को उस तरफ मुतवज्जा कर दिया जो क्वार्टर के सामने कैंप कार्ड पर बैठा मशीन गन साफ कर रहा था। कुत्ते की आवाज अचानक बंद हो जाने से खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उठकर अंगूर के बेलों की तरफ आ गया। मेरे पास दौड़ने या किसी दूसरी जगह छिपने का वक्त नहीं था। मैं वहीं लड़क कर दूसरी झाड़ी की ओट में जाने लगा तो उसने मुझे देख लिया। ये बड़ी कयामत की घड़ी थी। मैंने उसे हल्क से आवाज निकालने की मोहलत न दी। मोहलत कैसे देता? मैं उसे हलाक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मेरी जिंदगी और मौत की लाइन के दरमियान आ गया था। यहाँ हम में से किसी एक को मरना था। जिंदगी उसी के हिस्से में आती है जो पहल करने में उजलत से काम लेता है, और ये काम मैंने कर दिया। मेरे पिस्तौल से दूसरी गोली निकलकर उसके दिल में घुस गई। वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो शोर मचाकर मुझे पकड़वा सकता था। और इसराइली फौज की कैद में जाने का मतलब एक भयानक और अजियतनाक मौत के सिवा मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। जर्मन पिस्तौल की गोली ने उसके जिस्म में आग भर दी थी और वो वहीं दोहरा होकर गिर पड़ा। मैं उछलकर उसके ऊपर जा गिरा और उसका हल्क दबा दिया। मेरा चेहरा उसके सफ़ेद होते चेहरे के ऊपर था। उसकी आंखें चढ़ चुकी थी। खून उसके सीने से उबल उबल कर रेत में जज्ब हो रहा था। वो मर गया। मैंने उसे वहीं छोड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर क्वार्टरों की तरफ देखने लगा। क्वार्टरों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मिलिट्री पुलिस के ऑफिस में टाइप की टिक टिक अभी तक सुनाई दे रही थी। मैं उठा और भाग कर ऑफिस के अकबी खिड़की के पास दीवार से जा लगा। मेरी पुश्त दीवार के साथ लगी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बंद खिड़की के पट पर उल्टे हाथ का दबाव डाला, वो थोड़ा सा खुल गया। हैंड ग्रेनेड मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसका पिन निकाला, उसे आहिस्ता से अंदर लुढ़काया और खुद 5 कदम दौड़कर छलांग लगाई और रेत पर ऊंधे मुंह जा गिरा। फिर हाथों से सर ढांप लिया। एक धमाका हुआ। मेरे ऊपर से कोई शय साई के साथ उड़ती हुई निकल गई। मैंने सर उठाकर पीछे देखा, जहां मिलिट्री पुलिस का ऑफिस था वहां अब धुएं का बादल चकराता हुआ ऊपर को उठ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसानी चीख की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद ऑफिस में मौजूद 4 इसराइली सिपाही थे, उनके परखच्चे उड़ गए थे। मैं झुका झुका मट्टी के क्वार्टरों के पीछे से होकर मलबे का ढेर बने ऑफिस के सामने आया तो देखा कि छत का आधा हिस्सा दरवाजे पर गिरा पड़ा था। आग नहीं लगी थी क्योंकि 4 दीवारी मट्टी की थी। सामने ट्रक और जीप उसी तरह खड़े थे। कहीं कोई गार्ड नहीं आ रहा था। मैंने जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और वहां से तेजी के साथ निकल गया।